मैं बाहर सोफे पर बैठ हुआ टीवी देख रहा था। मुझे चाचा के घर रहते हुए करीब 20 दिन गुजर गए थे। क्योंकि मेरे चाचा ज्यादातर विदेश में होते थे, इसी वजह से इनकी गैर मौजूदगी में मैं इनके घर रहता था। मगर इस बार चाचा ने अजीब बात कर दी। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन तक इनकी आंखों में पट्टी बंदी रहेगी और इस दौरान चाचा चाहते थे कि मैं इनके होते हुए इनके घर पर ही मौजूद रहूं, क्योंकि अब वह घर की कोई भी चीज नहीं देख सकते थे और उनकी बीवी भी अभी छोटी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे मदद का कहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अचानक ही मोबाइल बजा देखा तो चाचा की कॉल थी। चाचा ने बताया कि मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं। मैं तेजी से गया तो चाचा अपनी 20 साल की बीवी के साथ खड़े थे। उनकी बीवी को मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि पहले जब भी चाचा अपने घर लौट कर आते थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होता था। उनकी बीवी को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं पलक झपकना ही भूल गया था। वह बला की खूबसूरत औरत थी। इससे ज्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह हर मर्द का ईमान डगमगाने की काबिलियत रखती थी। मेरी चाची विदेश में रहती थी। वहां पर चाचा ने इन्हें पसंद किया था और वहां पर ही इनसे शादी कर ली थी। अब इसको देखकर मुझे चाचा पर जलन महसूस हो रही थी। कैसी किस्मत पाई थी कि इतनी खूबसूरत लड़की इन्हें मिल गई। अभी भी वह मुझे अजीबोगरीब नजरों से देख रही थी। मुझसे ज्यादा देर इसकी आंखों में देखा नहीं गया। इस दौरान चाचा बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान चाची पर ही था। मैंने तेजी से चाचा के सवाल का जवाब दिया और उन्हें अंदर ले गया। इस दौरान मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी जवान चाची मुझे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देख रही थी। मेरी तरफ इनकी मुस्कुराहट में हजारों तरह के सवाल थे। इनका जवाब मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जवाब देने के लिए राजी हो गया तो जरूर इसके हक में ही फैसला होगा, जबकि मैं नहीं चाहता था कि चाचा की मजबूरी का मैं फायदा उठाऊं। उनको लेकर मैं तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। अभी मैंने उन्हें हॉल में बिठाया ही था कि मुझे अपनी चाची की आवाज सुनाई दी। समीर, जरा मुझे बताओ किचन में सामान कहाँ रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उनकी पहली नजर से ही मैं उसे पहचान गया था कि वह बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। खैर, लड़का तो मैं भी ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर घर की इज्जत का सवाल था। मैं घर की इज्जत पर डाका डालने वालों में से हरगिज नहीं था। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इससे दूर ही रहूं, मगर मैं जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता, वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती। मुझे तो हैरानगी हो रही थी। चाचा ने कहा, चलो जाकर अपनी चाची को बताओ। मैं खामोशी से उठा और किचन की तरफ चल दिया। अभी मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था कि सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं इस मंजर से नजरें हटाना चाहता था, मगर मैं नजर हटा नहीं पा रहा था। इस वक्त मेरी 20 साल की चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं वहां से हटता, मुझे दोबारा से उनकी आवाज सुनाई दी, अरे समीर, वहां पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। मेरी चाची इस अंदाज में बात कर रही थी जो इस वक्त नॉर्मल हालत में खड़ी थी। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ज्यादा देर तक इन्हें देखता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। जब मैं इनके करीब जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे जिस्म को करंट लगा और मैं झटके से पीछे होकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझती थी, बल्कि मैंने जहां तक तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो किसी भी लड़की को हाथ से जाने नहीं देते। मोहल्ले की तमाम लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर रह चुके हैं, और इसके अलावा शहर की भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। चाची के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हो, क्योंकि यह ऐसी बातें थीं जिन्हें मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। बल्कि इन बातों के बारे में तो मैंने अपने ज्यादातर दोस्तों को भी नहीं बताया हुआ था। फिर ना जाने चाची को यह सब कुछ कैसे पता लगा। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगा। वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये सब कुछ पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं।
यह कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी और मुझे अंदाजा हो गया था कि यह औरत हद से ज्यादा चालाक है। इस औरत से किसी भी किस्म का पंगा लेना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। मैं नजरें झुकाकर उसके सामने खड़ा था। मैंने उनसे पूछा, आपको कौन सा सामान नहीं मिल रहा? जब उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैं वहां से जाने ही लगा था कि उसने एकदम ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, चलो, अब इतनी भी शराफत नहीं अच्छी। वैसे भी तुम्हारे चाचा को कुछ भी नहीं पता और ना ही कभी इन्हें पता चलेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम्हें जो कुछ कह रही हूँ वह सब मान लो। मुझे लग रहा था कि अब अगले ही पल मैं बहक जाऊंगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था। वह तेजी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसे दोबारा देखा तो दोबारा से मेरा दिल बहकने लगा। इससे पहले कि मैं वाकई उसकी तरफ बढ़ता, मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चाचा यहाँ पर आ रहे थे। मैं तेजी से इससे दूर हुआ। मुझे देखकर वह मुंह बनाने लगी और कहने लगी, फिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं देख सकते। उसकी बात का मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चाचा के पास गया और इनसे पूछने लगा, क्या हो गया है आपको? किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनकर उन्होंने तेजी से ना में सर हिलाया और कहने लगे, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसको फार्म हाउस ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ से आने से पहले जिद कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि वह इलाका कितना खूबसूरत है, और फिर जब मैंने इसे फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाई तो वहां जाने के लिए बेचैन हो गई। मैंने एक नजर अपनी 20 साल की चाची पर डाली, जो इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। अचानक ही उसने मुझे इशारा किया, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरे दिल में तो आया कि चाचा को इनकार कर दूं, लेकिन चाचा ने बहुत मान से मुझे कहा था। मैंने चाचा को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे कहने लगे, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं यहाँ पर रहकर आराम करूंगा और तुम दोनों खुद जाकर घुमाओ। चाची भी कहने लगी, चलो अब तुम भी जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो? उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे घसीटकर आगे की तरफ ले जाने लगी। मैं पलटकर अपने चाचा की तरफ देख रहा था, लेकिन उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उनकी हमारी तरफ पीठ थी और वह ना जाने कौन सी सोच में डूबे खड़े थे। दूसरी तरफ उसने मेरी बाजू को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मुझे अपने वजूद पर इसके स्पर्श का एहसास हो रहा था, जो मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और इसे सख्ती से मना किया कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे जैसा लड़का समझ रही हो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, और कम से कम तुम्हारी तो किसी भी किस्म की इच्छा मैं पूरी करने वाला नहीं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मैं न तो इसके वजूद की तरफ देख रहा था और न ही इसकी आंखों की तरफ। इसी वजह से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त एक 20 साल लड़की मेरे सामने खड़ी है और वह इस वक्त मेरे काबू में है। मैं जो भी चाहे इसके साथ कर सकता हूँ। यही वह सोच थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। मैं तेजी से वहां से हटा और भागकर अपने कमरे में आ गया। मैं गहरी गहरी सांस लेने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इस मुश्किल से बाहर किस तरह से निकलूं, क्योंकि जिस तरह से इसकी हरकतें थीं, मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। आखिरकार मैं भी बंदा बेशुमार था। जब तक अपने जज्बात को काबू में रख सकता था तब तक ठीक था, और अब दूसरी तरफ मेरा शैतान भी मुझ पर हावी होने लगा था। वह मुझे बार बार यही बात कह रहा था कि तुम्हारे पास खुला मौका है, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैंने अपने बाल दोनों हाथों में जकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगा। मेरी तबीयत ही खराब होने लगी थी। से चाचा के पास गया और इन्हें कहा कि मैं आज नहीं जा सकता। लेकिन जब मैंने अपनी चाची को वहां पर तैयार खड़े देखा तो चंद लम्हों के लिए मैं अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वह इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो वह आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। मैंने इससे नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी मैं उनसे नजरें नहीं चुरा पा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया है। खुद इसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत की इच्छा भी जरूरी पूरी करूंगा। अगर इसे शर्म नहीं थी तो मैं मर्द होकर क्यों शर्म करूं। और यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इस वक्त शैतान मुझ पर हावी होता जा रहा था। जब औरत हुस्न के तमाम हथियार से मर्द को लुभाने की कोशिश करे
तो मर्द फिर कहाँ खुद पर काबू रख पाता है। थोड़ी देर तक मैं खुद को बहुत ही मुश्किल में महसूस कर रहा था, क्योंकि तब मैं इस सब से बचने की कोशिशों में लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने खुद को इस सब में डालने का फैसला किया था तो मेरी मुश्किल ही खत्म हो गई। मुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक लगने लगा था। इसलिए मैं बेचैनी से कहने लगा, जल्दी से उठो, हमें जाना है, वरना बाद में मौसम खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर चाचा तेजी से बोले, अगर मौसम खराब हो गया तो दोनों वहीं पर रुक जाना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे चाचा मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी। चाचा मुझ पर भरोसा कर रहे थे और मैं न जाने क्या करने के बारे में सोच रहा था। मैं इसी सोच में था जब अचानक ही मुझे अपने हाथों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने देखा तो सामने चाची ही खड़ी थी। वह मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रही थी और कहने लगी कि चलो, हमें देर हो रही है। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे मुस्कुराता देखकर पहले तो वह हैरान हुई और फिर उसने गर्दन झुका ली। मैं उसे लेकर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वह मुझे कहने लगी, तुमने तो बहुत जल्द ही हिम्मत हार ली। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, जब सामने इतनी खूबसूरत औरत मौजूद हो तो कौन इंसान हिम्मत नहीं हारेगा। वह खुलकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत थी। अगर मैं यह कहता कि यह लड़की पूरी की पूरी हुस्न की मालकिन थी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। उसकी आवाज से लेकर उसकी मुस्कुराहट तक सब कुछ हसीन था। मैंने उससे पूछा, क्या वहां पर भी तुम दूसरे मर्दों को इसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करती थी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी, थोड़ी देर बाद जोर जोर से हंसने लगी। मुझे इसकी मानसिक हालत पर शक होने लगा, क्योंकि मैंने इसे किसी भी किस्म का मजाक नहीं किया था, बल्कि मैंने इसे एक सवाल किया था जो संजीदा था। वह मुझे कहने लगी, नहीं, मैं वहां के मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि तुम्हारा चाचा मुझे कमरे में बंद करके जाता था। मैं हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, ऐसा क्यों है? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दरअसल तुम्हारे चाचा ने मुझे एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने उससे पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, करना क्या था, बस बहाना बना दिया कि वह मेरा सौतेला भाई था। तुम्हें तो पता है तुम्हारा चाचा कितना बेवकूफ इंसान है। अभी भी वह तुम्हें मेरे साथ भेज रहा है, हालांकि उसे अच्छी तरह से पता है कि तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। शैतान को बहकाने में जरा भी वक्त नहीं लगता, मगर वह है ना कि कुछ लोग सारी उम्र के लिए कम अक्ल ही रहते हैं। बस तुम्हारा चाचा भी इन्हीं लोगों में से एक है। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नामे सर हिलाया और उसे कहा, हमारा चाचा हमारे खानदान में सबसे ज्यादा चालाक इंसान है। चाचा की चालाकी के सामने तो पापा की चालाकी भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मेरे मामले में वह एक नंबर का बेवकूफ इंसान है और मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि वह मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रहा है। अब की बार मैंने इसे घूरा तो वह खुलखुलाकर हंसने लगी। फार्म हाउस यहाँ से 2 घंटे के फासले पर था। हमें गाड़ी चलाते हुए करीब आधा घंटा गुजर गया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उड़कर वहां पर पहुंच जाऊं। मैं जितना तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इतनी ही रुकावटें मुझे तंग कर रही थीं। पहले तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर इसके बाद अचानक ही पेट्रोल खत्म हो गया। अभी भी मैं गाड़ी रास्ते में ही रोक के खड़ा था। चाची बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे कह रही थी, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? तुम्हें नहीं पता कि अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरी अपनी भी यही हालत है, इसी वजह से मुझे बातें सुनाना बंद करो। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद वो गाड़ी ठीक हो गई। मैंने शुक्र का सांस लिया और दोबारा से फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी थी। इस मौसम में गाड़ी चलाना मतलब खुद को खतरे में डालने के बराबर था। मुझे देखकर चाची मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो, कुदरत भी हम पर मेहरबान हो गई है, मतलब आज हमारा दिन है। उसकी बात सुनकर मैं भी खुलकर मुस्कुराया। अभी हमें वहां पर खड़े बातें करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे खड़े लोगों को देखकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हो। वहां पर मेरे चाचा का आधे से ज्यादा खानदान मौजूद था। हमें खड़ा देखकर मेरी नानी तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे, तुम लोगों ने आने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर दी?
उनकी बात सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में जो बातें कर रहे थे वह बातें किसी ने सुन ली हों। लेकिन जिस तरह से नानी बात कर रही थी, इससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले होने वाली हमारी गुफ्तगू सुनी है। मैंने एक नजर चाची के चेहरे की तरफ देखा। चाची के चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इसके साथ साथ मुझे इन घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अब तो मैंने भी अपना दिमाग बना लिया था, लेकिन अब यहाँ आकर सब कुछ ही खराब हो गया था। चाची का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। वह सबसे बदतमीजी से बात कर रही थी और इसकी बदतमीजी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैंने एक दो बार आंखों ही आंखों में इसे तमीज से रहने का इशारा किया, लेकिन उसने मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। यूं लग रहा था जैसे वह इस वक्त अपने होश में नहीं है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे गुस्से में देखकर नानी मुझसे पूछने लगी, अरे इस लड़की को क्या हो गया है? यह हर किसी को काट खाने को क्यों दौड़ रही है? नानी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं इन्हें क्या बताता कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया हुआ था, इस प्लान को आपने बहुत बुरी तरह से फेल कर दिया है। नानी ने जब मेरे चेहरे पर फैली हुई उदासी देखी तो मुझसे कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम लोग क्या सोचकर बैठे हुए थे? उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हो। अब वह मुझसे सवाल कर रही थी। मैं एकदम ही खामोश हो गया। फिर मैंने अपने आप पर काबू पाया और उन्हें बताया, दरअसल हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। नानी ने कहा, अरे तो हम कौन सा कोई गैर हैं? हम भी तो इंसान ही हैं और इसके अपने रिश्तेदार ही हैं। हमसे क्यों वह इतना ज्यादा चढ़ रही है? उनकी बात सुनकर मैंने ना समझी से कंधे उचका दिए। नानी भी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी और उसे बातें सुनाने लगी। मैं भी खामोशी से बैठ गया और बाकी लोगों को बातें करता हुआ देखने लगा। इसी दौरान मैं अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपस महसूस कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे देखने वाला कौन है। मगर थोड़ी ही देर बाद मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि मेरी तरफ चाची नहीं बल्कि मेरी अपनी एक कजिन देख रही थी। मेरी जब इससे निगाहें मिली तो इसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका दी और इसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। ये सब देखकर एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी इस कजिन को बचपन से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी अपनी मम्मी से रिश्ते की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वे अमीर लोग हैं और हम जैसे आम लोगों में कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे। अभी इसका देखने का और मुस्कुराने का अंदाज मुझे बता रहा था कि वह भी मुझे पसंद करती है और मुझे अपनाना चाहती है। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक ही मुझे लगा कि किसी ने मुझे चुटकी काटी हो। मैंने जल्दी से अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहां पर चाची बैठी थी और वह बहुत ही गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उसे गुस्से से अपनी तरफ देखता पाकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन इस बेचारी का इतना बुरा हाल था कि वह मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अब तो वैसे भी सब कुछ खराब हो चुका था। रात के वक्त वो मुझे कहने लगी कि मुझे घर वापस जाना है। मैंने एक नजर बाहर के मौसम पर डाली जो बहुत खराब था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मौसम बहुत खराब है और इस मौसम में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। बेहतर है कि सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। लेकिन वह बच्चों की तरह जिद कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया और तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि अब यह लड़की कुछ ज्यादा ही मेरे सर पर सवार होने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं ऐसे लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं था जो लड़कियों को अपने सिर का दर्द बना लेते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि सामने चाची ही खड़ी थी। अगले ही पल वह तेजी से कमरे के अंदर आने लगी। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और उसे कहा, खबरदार, जो तुमने यहाँ पर किसी भी तरह का तमाशा करने की कोशिश की। वो चंद लम्हों के लिए हैरान हुई और इसका हैरान होना बनता भी था, मगर रात के वक्त मैंने अपने दिल को बदल दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बहुत ही शरीफ लड़की मुझसे प्यार करने लगी है और वह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने भी फैसला किया था कि अब अपने आप को उसके लिए बचा कर रखूंगा। और जहां तक चाची जैसी लड़कियों का सवाल था, तो इन्हें तो हर जगह ही बहुत सारे लोग मिल जाते थे। इसीलिए मैंने गंदगी में हाथ मारने के फैसले से पीछे हटने का सोच लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आज मैंने यह सब किया तो सारी उम्र मुझे पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा था कि मैं उस लड़की के बंधन में बंधता और सारी जिंदगी बगैर किसी पछतावे के गुजारता।
एक पल में मैंने अपना मन और फैसला बदल दिया। चाची अब तक वहां पर खड़ी हुई थी और हैरानी से मुझे देख रही थी। पहले तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुई और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम यहाँ इन लोगों की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब हम घर चले जाएंगे तो वहां पर कोई भी नहीं होगा और तुम जिस तरह चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। रात के वक्त वह फिर से बारीक कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई। अब वह चाचा के सामने ही शुरू होने वाली थी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। दूसरी तरफ यह हुआ कि चाचा ने आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई थी उससे सब कुछ साफ दिखाई देता था। वह सिर्फ और सिर्फ इस औरत की हकीकत को जानना चाहते थे। जब उन्हें इस औरत की हकीकत का पता चल गया तो उन्होंने उसे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो चाचा की नजरों में गिर जाता। फिर बाद में मुझे इस बात का बहुत ही अच्छा फल मिला। कुछ ही समय के बाद मैंने अपनी कजिन के साथ शादी की बात कर ली, जिसके एक ही हफ्ते के बाद हमारी शादी हो गई। अब मैं इसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे मामा की नई नई शादी हुई थी, लेकिन मामा को 2 दिन बाद ही काम पर जाना पड़ा। मामी घर पर अकेली होने की वजह से बहुत उदास थी, इसलिए मामी ने कहा कि चलो हम खेतों का माला देखने चलते हैं। मैं मामी के साथ खेत देखने गया। मुझे पहले से पता था कि मामी मामा से खुश नहीं है। वहाँ खेत में कोई नहीं था। मैंने मामी से कहा, मामी आप बहुत निराश लग रही हैं। तब मामी ने मामा के बारे में बताया कि तुम्हारे मामा जी को कुछ भी नहीं आता। मामी मुझसे हमेशा खुलकर बातें करती थीं, इसलिए मैंने मामी से कहा, अरे मामी, मैं हूं ना आपके आनंद के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मामी ने कहा, सच में? तो चलो हम दोनों यहाँ हैं, देखेंगे तुम मुझे कैसे खुश करोगे। उसके बाद मैं मामी को हाथ पकड़कर खेत में बने एक कोठे में ले गया और फिर मैंने उनके सारे। मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 20 साल है, जबकि मेरी मामी का नाम सुनीता है। वह बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। मामा का गांव एक छोटे से गांव में है, इसलिए मामी की पूरे गांव में चर्चा होती थी। मामी को देखने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते थे। मामी की बातें भी बहुत दिलचस्प होती थीं। मेरे मामा जी का नाम विनोद था। उनके शादी के लिए काफी समय से कोई नहीं आया था, क्योंकि वे ज्यादा सुंदर नहीं थे और सरकारी नौकरी की वजह से वे शहरों में रहते थे। अंत में मामा को एक लड़की पसंद आई और उस लड़की ने भी मामा को पसंद किया। उस लड़की को देखने के कार्यक्रम में मैं नहीं गया था, लेकिन मामा ने मुझे उसके फोटो भेजे थे। मैंने देखा मामी बहुत सुंदर लग रही थी। क्योंकि मामा सरकारी नौकरी में थे, इसलिए शादी की तैयारियों के लिए गांव में कोई नहीं आया था। मामा ने मुझसे कहा, रोहन, तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम गांव आकर शादी की सारी तैयारियां करो। मैंने उसी दिन छुट्टी लेकर गांव जाने का निर्णय लिया। शादी की सारी तैयारियां हो गई और हम शादी में गए। मैंने मामी का फोटो तो देखा था, लेकिन असली में मामी को पहली बार देखना था। मामी मेकअप रूम में थी और मुझे मामी को देखे बिना नहीं रहना था। मैंने मेकअप रूम में जाकर मामी को देखा। उनके दोस्त मामी का मेकअप कर रहे थे, लेकिन मामी का मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी मामी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं हैरान रह गया। मामी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं रोहन हूं। मामी ने मुझे पहचानते हुए कहा, ओह, तुम रोहन हो। तुम्हारे मामा जी ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया था। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम मामा के गांव लौट आए। मुझे छुट्टियां थीं, इसलिए मैं और रुकने का सोचा। गांव में आकर मामी और मेरी पहचान बढ़ गई और मैं मामी की सुंदरता को देखकर उन्हें ध्यान से देखने लगा। मामी भी मुझे हंसकर देखती थी। शादी को अब 2 दिन हो चुके थे। परिवार में सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। शाम का वक्त था और हम सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी बीच मामा जी के फोन की घंटी बजी। फोन उनके बॉस का था और उन्होंने मामा जी को बताया कि अगले दिन एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। मामा जी फोन पर चुप थे। उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हम सभी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा,
हाँ, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर मामी का चेहरा उतर गया। यह उनकी शादी के बाद पहली बार था जब मामा जी को उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। खाना खत्म होते ही मामा जी ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। वह और मामी कमरे में गए और करीब 10 मिनट तक आपस में बातचीत करते रहे। मैं बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे मामा जी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाना था। मामा जी कमरे से बाहर निकले और मैंने उनके सामान को गाड़ी में रखा। रास्ते में मैंने मामा जी से कहा, आपके अचानक जाने की बात मामी को बहुत बुरी लगी है। मामा जी ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस लेकर खिड़की के बाहर देखने लगे। जब मैं वापस घर लौटा तो मामी बहुत नाराज लग रही थी। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि वह इस स्थिति से खुश नहीं थी। मैंने धीरे से उनसे कहा, क्या हुआ मामी? आप बहुत नाराज लग रही हैं। मामी की नाराजगी और हमारी बातचीत में मामी ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारे मामा जी ने यह सही नहीं किया। शादी को अभी 2 दिन ही हुए हैं और उन्होंने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। क्या कोई नई दुल्हन को ऐसे छोड़ता है? मैंने मामी को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, मामी, मामा जी की सरकारी नौकरी है, इसमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। आपको उनकी जिम्मेदारियों को समझना होगा। मामी ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। शादी में आए सभी मेहमान भी चले गए थे और अब घर में केवल मैं और मामी ही बचे थे। मैंने महसूस किया कि उन्हें इस समय साथ और सहानुभूति की जरूरत है। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मामी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद मामी ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोई नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मामी। मामी ने धीरे से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग रोहन। मैंने पूछा, मामी, क्या आप सो नहीं पाई? मामी ने कहा, कैसे सोती रोहन? मामा जी मुझे छोड़कर चले गए हैं। यह बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अरे मामी, मामा जी तो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। इस बीच मैं हूं ना आपके साथ। मामा की कमी मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा। आप जो भी चाहें मुझे बताइए। मेरी बात सुनकर मामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, रोहन, सच में? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मामी, अब आप खुश रहिए। यह सुनकर मामी थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। मैंने उनसे कहा, तैयार हो जाइए और बाहर आकर चाय पीजिए। इस बीच दादी ने चाय बना ली थी। मैंने चाय पी और थोड़ी देर बाद मामी भी चाय लेने बाहर आईं। उनका चेहरा शादी के बाद भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी मामा जी की कमी का दर्द दिख रहा था। मैंने मामी को उत्साहित करने की कोशिश की और कहा, मामी, आज हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें बोरियत हो रही होगी। मामी ने कहा, तू तो मेरे मन की बात समझ गया। मैं भी यही सोचने वाली थी। मुझे घर पर रहकर कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर जाने का प्लान बनाना चाहती थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? मामी ने कहा, अब कहाँ जाना है ये तुम ही तय करो, लेकिन मुझे मन की शांति चाहिए। मुझे काफी अकेलापन लग रहा है। मैंने कहा, ठीक है मामी, हम कहीं चलेंगे। तभी मेरी दादी बोली, अरे रोहन, आज तुम खेत पर जाओ, मोटर चलानी है। वहां काम करने वाले भी थे, लेकिन दादी ने कहा कि आज खेत के गाड़ी के लड़के की शादी है, इसलिए वह 15 दिन तक काम पर नहीं आएगा। खेत में मोटर चलाने के लिए और कोई नहीं था। मैंने कहा, ठीक है दादी। मैंने कपड़े बदले और खेत पर मोटर चालू करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मामी ने मुझे टोका और पूछा, रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मामी, मैं खेत जा रहा हूँ मोटर चालू करने। तुम्हें भी तैयार होना चाहिए, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। मामी ने तुरंत उत्साह से कहा, अरे मैं भी चलूंगी। ना, खेत पर। मुझे खेत में घूमना बहुत पसंद है और मैंने अब तक खेत का माला देखा भी नहीं है। दादी पास ही बैठी थीं। उन्होंने मामी की बात सुनते ही कहा, अच्छा हुआ, उसे भी घर में मन नहीं लग रहा है। तुम दोनों खेत पर जाओ, खेत का माला देखकर उसका भी मूड अच्छा हो जाएगा। मामी ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर तुरंत आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर चलेंगे। मैं मामी का इंतजार करने लगा, लेकिन मामी को तैयार होने में 10 मिनट के बजाय आधा घंटा लग गया। जब मामी कमरे से बाहर आईं,
तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उन्होंने रंगीन साड़ी और सफेद ब्लाउज पहना हुआ था। उनकी खूबसूरती में साड़ी का काला रंग और भी अधिक निखार ला रहा था। मामी की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन वह बहुत नाजुक और मासूम लग रही थी। दूसरी तरफ मेरे मामा की उम्र 30 साल थी। यह सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराया कि गांव के लोग क्यों मामा की शादी को लेकर आश्चर्यचकित थे। पहले मामा को शादी के लिए लड़की मिलने में बहुत मुश्किलें हुई थीं। गांव में लोग कहते थे कि मामा का चेहरा आकर्षक नहीं है। मामा के पास सरकारी नौकरी होने के बावजूद उनकी शादी में कई शर्तें थीं, लेकिन अंत में इतनी सुंदर लड़की से मामा की शादी हो गई, जिसे देखकर गांव वाले भी दंग रह गए। हम दोनों गाड़ी पर बैठकर खेत की ओर रवाना हुए। जैसे ही घर से थोड़ी दूर आगे बढ़े, मैंने मामी से कहा, अरे मामी, आगे का रास्ता बहुत खराब है, गाड़ी को मजबूती से पकड़ लो, नहीं तो गिर जाओगी। फिर मामा मुझ पर चिल्लाएगा कि तुम्हें खेत में ले जाने की क्या जरूरत थी। मामी हंसकर बोली, नहीं, मैंने मामा को बताया है कि हम दोनों खेत जा रहे हैं। उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी है, तुम फिक्र मत करो। सड़क सच में खराब थी। बार बार गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ रहा था। खराब रास्ते के कारण मामी को मजबूरी में मुझे कसकर पकड़कर बैठना पड़ा। आखिरकार हम खेत में पहुंच गए। मामी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। खेत की हरियाली और खुला वातावरण देखकर मामी बहुत खुश थीं। हम दोनों इमली के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर बैठ गए। उस दिन खेत में कोई और काम करने वाला नहीं था, बस हम दोनों ही थे। यह समय मामी के लिए शायद पहली बार ऐसा था जब वह बिना किसी बाधा के अपने मन की बातें कर सकती थी। हम दोनों की गपशप शुरू हो गई। मामी मुझसे बहुत खुलकर बातें कर रही थी। यह देखकर मैंने उनसे एक सवाल पूछने का मन बना लिया। मैंने मामी से सीधे सीधे पूछा, अरे मामी, सच सच बताओ, क्या तुम्हें मामा पसंद है? मामी ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, रोहन, क्या तुम्हें बताऊं, मुझे तुम्हारे मामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे मामा की नौकरी को देखकर शादी तय की। मैंने भी उनकी बात मान ली, लेकिन सच कहूं तो मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मामी ने आगे कहा, मैंने कभी मामा के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन माँ बाप के सामने मैं कुछ कह नहीं पाई। उनके कहने पर ही मैंने यह शादी की। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर मैंने कहा, मामी, मैं समझता हूं कि यह सब आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन आप देखिए, समय के साथ चीजें बदल सकती हैं। हो सकता है कि मामा का स्वभाव आपको पसंद आने लगे। मामी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है रोहन, लेकिन फिलहाल मुझे खुद को समझाने का प्रयास करना होगा। फिर मामी मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर मामी आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे, तुम देखने में इतने सुंदर और हैंडसम हो, तुम्हें अब तक कोई नहीं मिली? फिर मैंने मामी से पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई पसंद आया होगा? मामी ने कहा, अगर तुम्हारे जैसे कोई मिला होता तो मैं उस समय ही भाग जाती। हम दोनों इस बात पर बहुत हंस पड़े। फिर मामी ने बताया कि उसने एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन उनकी जाति अलग होने के कारण सभी को शादी के लिए विरोध था। इस वजह से उसने हिम्मत नहीं दिखाई और वह भी बहुत घबराया हुआ था। इसके बाद हम दोनों दिन भर गपशप करने के बाद घर लौटे। मामी और मेरी बातचीत से हम दोनों में एक दोस्ती जैसी भावना विकसित हो गई थी। 4 दिनों बाद मामा घर आया और मैं अपने घर लौट आया। जाते समय मामी ने मेरा नंबर लिया। मामा अब मामी के पास 4-5 दिन रहकर जाता था, लेकिन मामी मुझे रोज फोन करती थी। हम रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पर बात करते रहते थे। मैं मामी से कहता, अरे मामी, अगर मामा को पता चला तो क्या होगा? मामी फिर कहती, अगर तुम्हारे मामा को मेरी इतनी चिंता है तो उन्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। देखो, अब शादी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा मामा रोमांटिक के 2 शब्द भी प्यार से नहीं बोलता। मुझे तुम्हारे मामा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मामी से कहा, मामी, तुम टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हारे पास आता हूँ, हम फिर से खेत में चलेंगे। मामी खुश हो गईं। अगले दिन जब मैं गया तो हम दोनों खेत में चले गए, लेकिन मामी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मामी निराश और नाराज थीं। मामी मुझे बहुत पसंद थीं, इसीलिए मैंने तय किया था कि खेत में जाकर मैं अपनी फीलिंग्स को दोस्त की तरह समझता।
कभी कभी जब मैं मामी से फोन पर बात करता था तो मैं थोड़ी मस्ती भी करता था। मामी हंसकर कहती थीं, अब तुम बहुत शरारती हो गए हो। मैंने कभी कभी कहा, अरे मामी, तुम मेरी मामी कम और दोस्त ज्यादा हो। इस पर मामी हमेशा हंसती थीं। जब हम खेत में पहुंचे तो काम करने वाले मजदूर दूर थे और मैं और मामी हमारे खेत के पेड़ के नीचे बैठे थे। मैंने मामी से कहा, मामी, मुझे तुमसे बात करनी है। मामी ने कहा, हाँ बोलना रोहन। मैंने मामी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मामी, मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें देखकर मुझे चैन नहीं आता, हमेशा तुम्हारा ही ख्याल आता है। इस पर मामी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे तुम क्या बोल रहे हो रोहन? क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। मामी ने कहा, देखो, हमारे उम्र का फासला तो है, फिर भी मैं तुम्हारी मामी हूं। हम दोस्त की तरह ही बात करें, लेकिन हमारे बीच एक साफ रिश्ता है। मामी ने यह भी बताया कि उनके मामा रोमांटिक नहीं हैं, लेकिन इस वजह से मैं किसी और चीज को मंजूर नहीं दे सकती। तुम अभी छोटे हो, उन्होंने कहा। मैंने मामी से माफी मांगी और कहा, मामी, सच में आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैंने अपनी भावनाएं आपको बताई। अब मामी थोड़ी शांत हो गई थीं। उनकी आंखों में अभी उदासी का साया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इसी बीच मेरी नजर मामी के फोन पर पड़े एक फोटो पर गई। फोटो में एक लड़की थी जो मामी की तरह ही सुंदर थी। यह कौन है मामी? मैंने उत्सुकता से पूछा। मामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह मेरी छोटी बहन पूजा है। वह हमारी सबसे छोटी और सबसे चंचल सदस्य है। मामी ने मुझे और पूजा को एक दूसरे से पहचान करवाया। धीरे धीरे पूजा से मेरी बातचीत शुरू हुई। पूजा मामी की तरह ही मजाकिया और दिलचस्प थी। उसकी मासूमियत और ऊर्जा ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित किया। मामी ने भी हमारे बीच दोस्ती को बढ़ावा दिया और हम दोनों के साथ बैठकर खुलकर बातें की। एक रात मामी, पूजा और मैं एक ही कमरे में सोने के लिए बैठे थे। हम तीनों ने खूब बातें की और पुराने किस्से सुनाए, लेकिन मेरी नजरें बार बार मामी की ओर जाती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूं। मैंने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को मामी के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी हरकतों को समझ लिया। मामी ने मुझे हल्के से डांटा और कहा, रोहन, यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तुम मुझसे जुड़े हो इसलिए ऐसा महसूस कर रहे हो, लेकिन रिश्ते की पवित्रता को समझो। मैं तुम्हारी मामी हूं और हमेशा रहूंगी। मामी की बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने अपने प्यारे रिश्ते को गलत नजर से देखने की कोशिश की। मामी के समझाने के बाद मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। मामी ने मेरी और पूजा की दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाने की इजाजत दी। धीरे धीरे मैं और पूजा एक दूसरे के करीब आ गए। हमने शादी कर ली और यह सब मामी की वजह से मुमकिन हो सका। लेकिन मामी हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी रही। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्तों की गहराई को समझना और उनकी पवित्रता बनाए रखना कितना जरूरी है। आज भी जब मैं मामी के साथ बैठकर पुरानी बातें करता हूं, तो उनकी हंसी और सलाह मुझे प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी मां के बीमार होने के कारण मेरी कुंवारी मौसी घर आई थी। वह मेरी और पापा की अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। मेरी मौसी बेहद खूबसूरत थी। रात होते ही मौसी पापा के कमरे में चली जाती और वहां से कभी कभी अलग अलग आवाजें आती। एक दिन जब पापा ऑफिस गए थे, तब मौसी मेरे कमरे में आई। उसकी सुंदरता ने मुझे पहले ही आकर्षित कर लिया था। मौसी बोली, आज तेरा पापा घर पर नहीं है, चल तुझे भी कुछ अनुभव देती हूँ। ऐसा बोलकर मौसी ने अपने दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ पहले से बीमार थी और तब से लगभग 20 दिन हो गए थे जब माँ का अस्पताल में इलाज चल रहा था। मौसी का इस तरह हमारे घर आना सच में एक मदद थी। वह मेरी माँ की छोटी उम्र की करीबी दोस्त थी। वह मम्मी से ज्यादा खूबसूरत थी। मौसी ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और मम्मी का ध्यान भी रखा। एक रात जब हमारा डिनर हो चुका था, तब पापा ने मुझसे कहा, मैं अपने कमरे में जाऊं। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं उनके मोबाइल को देखना चाहता था। जब मैं हॉल में बैठा उनका फोन देख रहा था, तभी मैंने देखा
कि पापा मौसी को अपने कमरे से बाहर लाते हुए आ रहे थे। मौसी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो। इसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पापा ने मौसी को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया। मैं कई बार मौसी को पापा के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और मैं उसकी हालत देखकर चिंतित था, लेकिन मौसी और पापा के बीच जो हो रहा था वह मेरी समझ से परे था। उस दिन जब मैंने पापा के कमरे से अजीब आवाज सुनी तो मैंने अपने कमरे में ना जाकर हॉल में बैठकर मौसी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मुझे पता था कि वह पापा के कमरे से बाहर आएगी, इसलिए मैं हॉल में बैठा रहा। काफी समय बाद मौसी पापा के कमरे से बाहर आई और मुझे बहुत थकी हुई लगी। उसकी साड़ी भी थोड़ी लटक रही थी और वह पूरा पसीने में तर थी। वह बिना किसी ओर देखे अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि मौसी पापा के कमरे में क्यों गई थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मौसी ने मुझे हाथ मुड़ते हुए देखा। वह इतनी थकी हुई लग रही थी कि उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही मौसी दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और थोड़ी दंग रह गई। मुझे उसके चेहरे पर पसीना दिखाई दिया। मैंने मौसी से पूछा, तुम पापा के कमरे में क्यों थी और वहां से जो अजीब आवाज आ रही थी वह क्या थी? तब मौसी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरे पापा आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रोहन, रात के 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम अपनी मौसी को बेवजह सवाल क्यों कर रहे हो? रात का खाना खाने के बाद मैंने तुम्हें तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए कहा था, फिर तुम हॉल में क्यों बैठे हो? लेकिन पापा ने मौसी को कुछ नहीं कहा। मैं पापा पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात भर मौसी और पापा एक ही कमरे में थे, यह मुझे नहीं पता था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय मैं पापा से कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे रात को मौसी के सामने बेवजह डांटा था। मेरी खूबसूरत और मॉडल जैसी मौसी के सामने पापा ने मुझ पर गुस्सा किया था। उस समय मौसी ने मुझे समझते हुए मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फिराया। पापा तब मौसी की तरफ देखने लगे और उनकी नजर मौसी पर पड़ी। मौसी बोली, रोहन, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो और मुझे पता है कि तुम्हारा नाक क्यों लाल हो गया है। पापा ने रात को मेरे सामने डांट कर तुम्हें नाराज कर दिया है। मौसी ने पापा से कहा, बेटा, अब बड़ा हो रहा है, इसके साथ बड़ी हुई आवाज में बात करना ठीक नहीं है। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार डांटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सॉरी नहीं कहा था। पापा के मुंह से सॉरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत पापा को माफ कर दिया। उसके बाद हम तीनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। पापा ने मम्मी के लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ समय बाद पापा अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद भी मेरा नाश्ता जारी रहा। पापा के जाने के बाद मौसी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और मौसी के कमरे में जाकर उससे बात करने लगा। मैंने मौसी के कमरे का दरवाजा खोला तो वह मुझे सामने खड़ी दिखी। वह अपने गीले बाल झटक रही थी और उस गाउन में उसकी खूबसूरती और भी उभर कर आ रही थी। मौसी बहुत चतुर थी। उसने मुझे अपने कमरे में आते हुए ध्यान से देखा और फिर आवाज देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, रोहन, अब दरवाजे पर खड़े होकर मेरी खूबसूरती को अच्छी तरह से देखो। आओ, अंदर आओ। जब मैं मौसी के कमरे में गया तो सच में उसकी खूबसूरती, दरवाजे से झांकने में जो मैंने देखा था वह और भी अद्भुत थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना मेरे लिए कुछ खास था। मैं मौसी को एकटक देख रहा था और उसके कमरे में गुलाब की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। उस सुगंध में एक जबरदस्त आकर्षण था। मौसी छोटी छोटी चीजों में खड़ी थी और उसका गोरा रंग जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं उसकी खूबसूरती को ध्यान से देख रहा था। तभी मौसी ने फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। उसने कहा, रोहन, सच में क्या तुम मेरी खूबसूरती पर ही ध्यान देने आए हो? मैंने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं मौसी, मेरे मन में तुमसे एक सवाल है। वह सवाल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी तरह तरह की बातें करती हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। मौसी बोली, रोहन, ऐसी भाषा में बात करना बंद कर दो। जो कहना है वो सीधे सीधे कहो। फिर मैंने उससे पूछा, आपने कैसे जाना कि मैं पापा से नाराज हूँ?
यह जानने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मौसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फिर से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, रोहन, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानती हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छे से पता है। कभी कभी तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हो और कभी बड़ी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हो। मौसी का जवाब सुनकर मैं शॉक में चला गया, क्योंकि वह मुझसे बेहतर जानती थी। उसने मेरे स्वभाव के बारे में जो कहा वह एकदम सही था। जब मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं मौसी के कमरे से बाहर जाने लगा। तभी मौसी ने मुझे रोका। उसने कहा, रोहन, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मुझे अपने दाहिने पैर पर एक ब्रेसलेट पहनना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मौसी। उसने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया। जैसे ही मैं मौसी के पैरों के पास बैठा, मेरी नजर उसके पैरों पर चली गई। उसका वह ब्रेसलेट उसके घोरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैंने ब्रेसलेट पहनाते समय उसके पैरों पर अपना हाथ चलाया तो मेरे मन में एक अलग सी लहर दौड़ गई। मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से ब्रेसलेट पहनाया और फिर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद मुझे मौसी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे रोज क्लास में छोड़ने आती थी और अब उसने मुझे फिर आवाज दी। मैंने अपनी बैग उठाई और बाहर आया। मौसी ने माँ की स्कूटी ली थी ताकि मुझे क्लास छोड़ने चल सके। वह उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। मैंने उससे पूछा, मौसी, क्या तुम बाहर कहीं जा रही हो? उसने कहा, हाँ, तुम्हें क्लास छोड़ने के बाद मुझे आगे मार्केट जाना है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी है और तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। बात करते करते हम स्कूल तक पहुंचे। मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वह आगे मार्केट जाने के लिए निकल गई। जब मेरा क्लास खत्म हुआ तो मौसी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए मैं चलकर घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पापा अभी ऑफिस से नहीं आए थे और माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं मौसी से पूछने गया कि क्या खाने के लिए कुछ है। जब मैं उसके कमरे में गया तो मैंने उसे विभिन्न कपड़े बदलते देखा। उसके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मौसी दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने आज अपनी खरीदारी के लिए काफी अच्छे कपड़े खरीदे थे। उसके बिस्तर पर कई छोटे कपड़े पड़े थे और वह फिर से छोटे कपड़ों में खड़ी थी। तब मैंने कहा, मौसी, यह कपड़े तुमने खरीदे हैं? तब मौसी ने कहा, इनमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा दिखता है? मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसके बिस्तर पर बैठा दिया और खुद बाथरूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे मैं अंदर का थोड़ा बहुत नजारा देख सकता था, लेकिन मुझे उसे देखना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी नजरें घुमा लीं। करीब 4 बार मौसी ने मेरे सामने ड्रेस चेंज किया। उसके बाद जब वह आखिरी बार बाथरूम में गई, अचानक मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने चिल्लाया तो मैं तुरंत बाथरूम में गया। देखा कि उसके हाथ से एक्सीडेंटली शावर चालू हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से भीग गई थी। पानी से डरकर मौसी ने मुझे गले लगा लिया। मौसी बहुत ही सुंदर और नरम थी और मुझे उसका स्पर्श बहुत अच्छा लगा। वह मुझसे कह रही थी कि शॉवर बंद कर दूं, लेकिन उस समय मुझे उसकी बात पर ध्यान नहीं था। आखिरकार मौसी ने मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर शावर बंद किया। जब वह मुझसे दूर हुई तो मैंने उसे नीचे से ऊपर तक एकटक देखना शुरू किया, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना था उसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं जब बाथरूम से बाहर आया तो बाहर पापा की आवाज सुनाई दी। उनके आवाज से तुरंत मैंने मौसी के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मौसी ने जाते जाते मुझसे पूछा, अरे रोहन, मुझे जवाब देना मत भूलना कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसमें कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मौसी, तुम अभी जो ड्रेस पहने हुए हो उसमें तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। पापा के देखने से पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं तुरंत अपनी कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पापा से बात नहीं करनी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन पापा वहां कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरी नजर मौसी के कमरे पर गई और वहां भी दरवाजा थोड़ा खुला था।
मौसी अब भी उसी नाइट गाउन में खड़ी थी जिसमें वह दोपहर में पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा इतनी रात को मौसी के कमरे में क्या कर रहे थे। पापा का हाथ मौसी के कंधे पर नजर आया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने लगे, मैंने वहां से हटने का फैसला किया। पापा जल्दी से बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। मैं फिर से मौसी के कमरे में झांका। वह अपने बिस्तर पर चेहरा हाथ में लिए बैठी थी। उसकी खैरियत पूछने के लिए मैंने उसके कमरे में कदम रखा और जब मैं अंदर गया तो दरवाजा बंद कर दिया। मौसी ने मुझे देखकर कहा, रोहन, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे गप्पे मारने आया हूं। मौसी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बस ऐसा कहकर उसने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। मैंने मौसी से पूछा, पापा आया क्यों आए थे? लेकिन मैं उसे यह सवाल नहीं पूछ पाया, क्योंकि जब भी मैं उससे सवाल करता कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता। अब मैं उसके साथ बस बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे एक और सवाल पूछूंगा। मैंने कहा, मौसी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, मेरा शादी न करने का कारण बहुत बड़ा है, शायद तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अरे, मुझे मंगल है और मंगल वाली लड़की को मंगल वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए। आज तक मुझे मेरे जैसे मंगल वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। मैंने कहा, मौसी, तुम मेरी माँ की इतनी करीबी दोस्त हो, तुम्हें कभी न कभी ऐसा तो लगा होगा कि तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। उसने कहा, अरे, तुम्हारी माँ का परिवार तो मेरा ही परिवार है। और अचानक उसका चेहरा भारी हो गया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानकर खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी पति की भी जरूरत महसूस होती है। पर तुम्हें यह चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा, मौसी, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, मैं तो अब बड़ा हो रहा हूँ। तुमने ही पापा को बताया था कि इस घर में तुम ही एकमात्र हो जिनके पास मेरे लिए दिल की बात कहने का समय है, क्योंकि पापा के पास तो मुझे समझने का समय नहीं है। वह बोली, अब तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे छोटा समझते हैं। फिर उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझ पर प्यार लुटाए। जब वह बातें कर रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता था कि मौसी हमेशा ऐसी टप-टॉप रहती हैं, इसलिए ही मेरे पापा उनके पीछे पीछे रहते हैं। मौसी फिर बोली, रोहन, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने मौसी से कहा, मौसी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम मेरी बढ़ती उम्र की बात कर रही हो? उसने कहा, तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, मुझे सब कुछ तुम्हें समझाकर बताना होगा। फिर वह उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई और उसके हाथ में दूध का एक ग्लास था। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाकर वह ग्लास मुझे दिया और एक गोली भी दी। मौसी ने कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो, यह गोली लेते ही तुम्हें खुद का बड़ा होना महसूस होगा। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह नींद से उठते ही देखा कि मौसी मेरे पास ही सोई हुई थी, तो वह छोटे कपड़ों में थी। सुबह पापा ऑफिस चले गए। फिर दोपहर में मैं मौसी के कमरे में गया। वह अब भी तैयार होकर फोन देख रही थी। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे रोका और कहा, तुम्हें मेरे पास आने से पहले एक काम करना होगा। तुम्हें अपने पापा को मुझे शादी के लिए मनाना होगा। तुम्हारे पापा को एक अच्छी बीवी और तुम्हें ख्याल रखने वाली माँ की जरूरत है। अगर मैं इस घर में स्थायी रूप से रहने आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को हमेशा खुश रखूंगी। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पापा के अकेलेपन का दुख समझ में आ रहा होगा। मौसी बहुत समझदार थी और वह मुझसे साथ साथ पापा को भी खुश रखने का सोच रही थी। मैंने मौसी से कहा कि मैं उसे अपनी माँ बनाना नहीं चाहता। तब उसने मुझे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अपने पापा को मुझे शादी के लिए नहीं कहा तो मैं रात में जो कुछ भी हुआ वह सब पापा को बताऊंगी। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। उसे मेरी हंसी का कारण समझ नहीं आया। मैंने कहा, मौसी, तुमने मेरे पापा को कुछ भी बताया तो वह तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। उल्टे वह तुम्हें इस घर से निकाल देंगे।
फिर मैंने गुस्से में पापा को फोन करने का मन बनाया। अगले ही मिनट में पापा मौसी के कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मौसी शॉक हो गई थी। उन्होंने पापा को बताना शुरू किया कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है, लेकिन पापा ने मौसी की बात पर विश्वास नहीं किया। पापा बोले, रोहन को सब कुछ पता है कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आई थी। तुम अपने स्वार्थ के लिए रोहन का भी इस्तेमाल कर रही हो। मैं बार बार पापा और मौसी को एक साथ कमरे में जाते हुए देख रहा था। मैंने पापा से पूछा कि वह मौसी के साथ कमरे में क्या करते हैं। तब पापा ने बताया, वे मौसी को रात में उनकी माँ के लिए ड्रेसिंग करने के लिए बुलाते थे। वो जो चिल्लाने की आवाज थी वह माँ की थी, क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा था। मौसी को पापा पर एक तरफा प्यार था और इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की। मौसी माँ की अच्छी दोस्त थी और ताकि उनकी दोस्ती ना टूटे, पापा ने मौसी का सच माँ से छिपा रखा था। मौसी ने कभी भी सोचने नहीं किया कि उसकी दोस्त की बीमारी का फायदा उठाना सही होगा। उसने माँ की जिंदगी खत्म होने का सोचकर पापा से शादी का एक साजिश रच रखा था। जब पापा ने शादी से मना कर दिया तो मौसी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे डर लग रहा था कि रात को मेरे साथ मौसी ने कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने पापा को फोन करके सारी बातें बताई। जब मैंने उन्हें बताया तो पापा ने मुझे कहा, मौसी ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया होगा क्योंकि उसका प्यार मुझ पर है। उसने वो नींद की गोली मुझे फंसाने के लिए लाई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं लिया, इसलिए उसने वह गोली तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल की। पापा ने बड़ी समझदारी से आज अपने परिवार को बचा लिया था। मौसी अपने दोस्त की बीमारी को लेकर पापा पर प्यार करने लगी, लेकिन पापा ने माँ के बुरे समय में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। माँ की दोस्त ने दोस्ती में विश्वासघात किया था। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो बुरे समय में साथ दे, न कि बुरे समय में सिर्फ अपना फायदा देखने वाली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें। ध